अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस। आज हम लोगों का जी लेक्चर नंबर 17 है। उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हमने पहले आइज़ा 300 ऑडिट प्लानिंग को थोड़ा डिस्कस किया है। देन हम इस वक्त आइज़ा 315 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने मेनली डिस्कस किया है कि आपने क्लाइंट की उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसके इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। इंटरनल कंट्रोल्स को आगे डिटेल में हमने डिस्कस करना है, उसका अलग से चैप्टर है। लेकिन फ़िलहाल हमें पता है कि देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो कि आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कंट्रोल एनवायरनमेंट है, एंटिटीज़ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, एंटिटी अपने रिस्क को कैसे असेस करती है। देन एंटिटी का जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से है। एंटिटी का अपने कंट्रोल्स को मॉनिटर करने का प्रोसेस है वो किस तरह से है। और कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो है वो क्लाइंट की तरफ से कौन सी बनाई गई हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं अभी तक। आज इंतहाई इम्पोर्टेंट आपका लेक्चर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आप समझ लें कि अभी तक हमने जितने भी लेक्चर सुने हैं और इनमें जो सबसे ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है वो मैं आज के लेक्चर को कहूँगा। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई ये बुनियाद है आपकी ऑडिट की। जो प्रैक्टिकल ऑडिट है आपका, जो एग्जीक्यूशन है, उसकी भी बुनियाद है आज का लेक्चर। अगर हमें आज की चीज़ें समझ नहीं आएंगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जो भी क्यूरी हो आपकी, जो भी क्वेश्चन हो, आपने लाजमी पूछना है, फ़ौरन पूछना है। प्लीज़ किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना। 1% भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको अंडरस्टैंड करवाने की, लेकिन आपकी तरफ से भी उतनी ही एफर्ट चाहिए। ठीक है जी। हम आज इंशाल्लाह बात करने जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शंस की। इसी की बेस पर आपने ऑडिट प्रोसीजर्स बनाने हैं। आगे जाके आपके जो आगे चैप्टर्स आएंगे खुद बनाएंगे इंशाल्लाह आप, अगर आपको इसकी समझ आ गई। कोई रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़े टीचर्स हैं वो आपको 10-10 पेजेस भी दे देंगे या इसको याद कर लो, इस तरह कुछ नहीं है यार ज़रूरत उसकी। इंशाल्लाह खुद बनाना सीखेंगे, पता लगेगा कि कोई अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है आपने। ऑडिट रिस्क की बात आएगी आगे, जो रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं खुद बनाने आइजा 330 के मुताबिक भी इंशाल्लाह खुद आप बनाएंगे वो। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आज के लेक्चर को गौर से समझें। चलें स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। देखें जी, आपका जो है ऑडिट रिस्क की अगर बात की जाए तो आपके ऑडिट रिस्क अगर हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं। कितनी तरह के हो सकते हैं जी? दो तरह के ऑडिट रिस्क होते हैं। ऑडिट रिस्क को वैसे हमने डिटेल में आगे आइजा 330 में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूं ऑलरेडी। उसका क्या बता चुका हूं आपको कि भाई ऑडिट रिस्क से मुराद ये रिस्क है कि कहीं मेरा ओपिनियन गलत ना हो जाए। बतौर ऑडिटर मुझे ये रिस्क है कि यार कहीं मैं गलत ओपिनियन ना दे दूं, मैं कोई चीज़ मिस ना कर बैठूं। ठीक है, ये मेरा ऑडिट रिस्क है। अब ऑडिट रिस्क जो होता है, रिस्क है ना, अभी एक्चुअल में शायद ना हो और एक्चुअल में शायद हो भी जाए, रिस्क है सिर्फ। तो ऑडिट रिस्क जो आपका है भाई दो तरह का होता है। एक आपका होता है जी ऑडिट रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। क्या लिखा मैंने? ऑडिट रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ये होते बड़े लेवल के रिस्क। सही है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है। मिसाल के तौर पे AFRF ही अगर गलत चूज कर लिया जाए, हमें पता है अब AFRF का बिल्कुल क्लियरली पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो आपका कंपनीज एक्ट है 2017 उसका थर्ड स्केड्यूल हमें बताता है कि आपका रेलेवेंट AFRF क्या होगा। लेकिन अगर कंपनी ने वही वाला AFRF ही गलत चूज किया हुआ है और हमें भी नहीं पता चला, रिस्क है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क की, और भी इसके अलावा बहुत से होते हैं। लेकिन अगर AFRF ही गलत चूज कर लिया है तो रिस्क तो है। इसलिए हम AFRF के ऊपर बहुत जोर देते हैं कि भाई सबसे पहले इसको देखो, ये तो सही वाला सूटेबल क्राइटेरिया सही चूज किया हुआ है क्लाइंट ने या नहीं किया हुआ। क्योंकि अगर AFRF गलत है, पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत है, जो मर्जी एंट्रियां करते रहो भाई। जब वो चाहिए ही नहीं था वो वाला आपको रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो आप अब क्या करें इसका? तो अब जो भी है वो गलत है। बात आइए समझ। एक शख्स की अपॉइंटमेंट ही गलत हुई है, आगे वो काम अच्छे करता है बुरे करता है, इट डजंट इवन मैटर। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट ही गलत हुई है, स्टार्ट से गलत होगी ना चीज़। दूसरी आप एग्जांपल ले लें, कोई बहुत बड़े लेवल के रिस्क है ये, सही है, जो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एस्टीमेट्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एस्टीमेट्स यूज़ होते हैं। आपकी डेप्रिसिएशन रेट्स एस्टीमेट्स, हमने कई बार वैसे बात की है। प्रोविजंस आपकी एस्टीमेट्स है, मतलब फ्यूचर के बारे में जो भी आप बीच में अपने इंक्लूड कर रहे होते हैं, दैट
दैट इज़ एन एस्टिमेट। ठीक है, अब अगर एस्टिमेट इतने बड़े लेवल के हैं कि वो मुख्तलिफ अकाउंटिंग हेड्स को हिट कर रहे हैं, तो भाई रिस्क तो है बहुत बड़ा कि तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। बात आ रही है, समझ फॉलो कर रहे हैं बात को कुछ? ठीक है, तो एक होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिस्क, ये बड़े रिस्क है। अच्छा, दूसरे कुछ होते हैं ऑडिट रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन लेवल। किस लेवल पे? असर्शन लेवल पे भाई, कि देयर आर सम रिस्क दैट आर एट असर्शन लेवल। असर्शन लेवल को आज हमने पढ़ना है अच्छे तरीके से। ये तो सिंपल सी बात समझ भी आ गई होगी, आगे आइजा 330 में दोबारा से इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि लिंक अभी यहाँ पे होनी चाहिए बात, तो मैं इसलिए यहाँ पर भी उसको दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। कल जब आइजा कल तो मटीरियलिटी अभी हमने पढ़नी, उसके बाद जब आइजा 330 पे जाएंगे ऑडिट रिस्क पे, हम दोबारा भी इसको डिस्कस करेंगे। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शन लेवल का जो रिस्क है, सही है, इसमें शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप निकाल दें क्योंकि उधर हमने लिख दिया है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। आप इसको ऑडिट रिस्क एट असर्शन लेवल कह सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ। दो तरह के रिस्क हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हमें लेना। असर्शंस अब होती क्या है, आ जाए ज़रा इसके ऊपर वन बाय वन इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असर्शन, पहले तो उसकी डेफिनेशन पे आ जाएं। असर्शन की डेफिनेशन क्या आ रही है? रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन वर्ड का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट आपको बता रही है, चाहे बोल के बता रही हो, चाहे लिख के बता रही हो, चाहे इम्प्लाइडली बता रही हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है ना, मतलब वो चीज़ें जो किसी को रिप्रेजेंट करती हैं, दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेशंस। बात आई है समझ? मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने नेम के साथ मोहम्मद शहबाज सईद ACA लिखता हूँ, आगे ACA, अब मैं आपको बता नहीं रहा कि मैं ICAP का मेंबर हूँ, मैंने बताया तो नहीं है ना, मतलब बोल के नहीं बताया, लेकिन ACA वर्ड लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है कि भाई मैं क्या हूँ, ICAP का मेंबर हूँ। अच्छा, अब अगर मैं अपने नाम के साथ मोहम्मद शहबाज सईद ACA लिखता हूँ, लेकिन ICAP आके मुझे कहता है कि भाईजान आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं, आप क्यों लिख रहे हैं? क्या मैं उससे कह सकता हूँ मैंने कब कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ? मैंने तो किसी को नहीं बोल के बताया कि मैं आपको मेंबर हूँ। ICAP क्या कहेगा कि सर आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि आप ACA हैं, इसका मतलब क्या है कि बोलने की नीड ही नहीं है लोगों को, आप ये एक अज्यूम करवा रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं, ये परसेप्शन ले रहे हैं कि यू आर अ मेंबर ऑफ ICAP। बात आ रही है समझ? ये मतलब सादा सी एक एग्जांपल। तो इसी तरह मैनेजमेंट क्या करती है, रिप्रेजेंटेशंस आपको देती है। रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, चाहे वो लिख के बोल के कही गई हो, या और अदरवाइज से मुराद क्या है, या इम्प्लाइड हो, दैट आर एम्बॉडीड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट हैं, चाहे एक्सप्लिसिटली लिख लिख के कहा गया हो, ठीक है, और या लिखा नहीं है लेकिन इम्प्लाइड है ये चीज़ और वो उसका पार्ट है, एज यूज बाय द ऑडिटर टू कंसीडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स दैट में अकर। सही है, अब बात को ज़रा गौर से समझना। मैनेजमेंट ने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी इतनी बड़ी पकड़ा दी है, उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपके प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, कैश फ्लो आ गई, चेंज इन इक्विटी आ गई, नोट्स आ गए। 5 ही होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स लंबे चौड़े, मतलब पूरा आ गया। अब उन्होंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब दी हैं तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई हैं, क्या वो बोल के तो नहीं बता रहे हमें, लेकिन क्या वो ये कह रहे हैं कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने ठीक बनाई हैं? ये मैनेजमेंट कह रही है ना, आपको बोल के नहीं कह रही, इम्प्लाइड है कि भाई दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऐसे ही है। अच्छा, क्या वो ये हमें इम्प्लाइडली बता रहे हैं कि यार इसके बैलेंस शीट के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो जो बैलेंसेस आ रहे हैं चीज़ों के, वो सारे असल में भी एग्जिस्ट करते हैं? करते ही हैं तो दे रहे हैं ना वो आपको। इसका मतलब है कि उनको अलग से ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लाइड है ये चीज़ कि ये एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज़ें करेक्ट हैं, ये चीज़ें कंप्लीट हैं। जो प्रेजेंटेशन वगैरह जिस तरह की हुई है, ये हमने IFRS के मुताबिक या अपने रेलेवेंट AFRF के मुताबिक की, ये बात आ रही है समझ? इसका मतलब है कि वो आपको एक्सप्लिसिटली चाहे ना भी बताएं, लेकिन क्योंकि ये इम्प्लाइड चीज़ है कि उन्होंने हर एंगल से कंप्लीट ट्रू इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है, तो ये यही होगी। तो इसलिए उसने ये कहा डेफिनेशन के अंदर कि ये असर्शन से मुराद क्या है, मैनेजमेंट की तरफ से दी गई रिप्रेजेंटेशंस हैं। असर्शन से मुराद क्या है, मैनेजमेंट की तरफ से दी गई रिप्रेजेंटेशन, बयान मैनेजमेंट के, चाहे वो लिख के दिए गए हों, बोल के दिए गए हों या इम्प्लाइड हों, जिनकी बेस पर ऑडिटर असेस करता है कि भाई कोई पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। पोटेंशियल से मुराद क्या होता है, जो अभी हुई नहीं है, हो सकती है, यही होता है पोटेंशियल क्लाइंट, पोटेंशियल कस्टमर, मतलब जो मिल सकता है, पोटेंशियल है उसके अंदर होने की। तो ऑडिटर इन्हीं को तो असेस करता है
देखिए हमने वहाँ पे जाके जो काम करना है, हम कहते हैं ना एविडेंस लेना है, एविडेंस किस चीज़ का एविडेंस लेना है? हमने कहा कि यार ये स्टॉक पड़ा भी हुआ है कि नहीं, हमें किसने कहा कि पड़ा हुआ है? क्लाइंट ने को बोल के तो नहीं हमें कहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने दिखाई है, उसके अंदर फिगर लिखी 12 करोड़ पे है। इसका मतलब क्या है कि भाई 12 करोड़ की फिगर ठीक भी है, उनकी तरफ से ये कहा, बोल के नहीं कहा गया, रिप्रेजेंटेशन तो दे दी गई इम्प्लाइड कि भाई ये ठीक है, करेक्ट है, एग्जिस्ट भी करता है, इसलिए तो हम जाके उसको वेरीफाई करते हैं। बात आई है समझ? अब अगर एक भी चीज़ गलत होती है, मतलब है कि लेट से एग्जिस्ट कर रहा है, जाके चेक किया पड़ा हुआ है, लेकिन यार जो अमाउंट लिखी हुई है ना, वैल्यू उसकी वैल्यूएशन वो गलत है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यार एग्जिस्ट तो करता है, पड़ा तो हुआ है स्टॉक, लेकिन ये इतने का नहीं पड़ा हुआ जितना इन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने 12 करोड़ लिखा हुआ है, जबकि हमारे मुताबिक ये 10 करोड़ का पड़ा हुआ है। बात आ रही है समझ? इसका मतलब मिसस्टेटमेंट है। अब वो मटेरियल है कि इमटेरियल है, ये तो डिपेंड करता है ना क्लाइंट टू क्लाइंट कि वो 2 करोड़ रुपए की अमाउंट मटेरियल है या नहीं है। ये तो आपकी मटेरियलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, जो हम आज ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका लेंगे। वो सेशनल प्लान आप लोगों के पास पड़ा हुआ है ना, उसको देख लिया करें, जो जो उसमें है वही इंशाल्लाह डिस्कस किया करना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा ISA 320 का, बाकी कल डिटेल में उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मतलब है कि भाई वो मिस स्टेटमेंट है या नहीं, मिस स्टेटमेंट तो हो गई, अब वो मटेरियल है कि नहीं वो एक अलग बहस है। बात आ रही है समझ? तो इसलिए ये अजर्शंस हैं, अजर्शन की बेसिक डेफिनेशन की समझ आना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो भी पूछ लें। दोबारा एक बार पढ़ लें ज़रा डेफिनेशन। Representations by management explicit or otherwise that are embodied in the financial statements as used by the auditor to consider the different types of potential misstatements that may occur। कि भाईजान इनकी बेसिस पर ही हम देखते हैं कि कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम यही देखेंगे यार डाटा कंप्लीट है हर एंगल से, जो चीज़ें बैलेंसेस लिखे हुए हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं। प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग AFRF जो भी इनका है, IFRS है या IFRS फॉर SME है या AFRS फॉर SSE है या NPO है, वट एवर, थर्ड स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट के मुताबिक, क्या उसके मुताबिक डिस्क्लोजर्स हैं, प्रेजेंटेशन है। बात आ रही है समझ? 4 ईयर एंडेड आप लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर 4 ईयर एंडेड, तो भाई क्या ये 1 जुलाई से 30 जून तक का ही डाटा है? देखिए उसने बोला कुछ नहीं है, उसने लिख के बता दिया है कि भाईजान जी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस है ये 4 ईयर एंडेड 30 जून है। तो भाई साल जब एंड हो रहा है 30 जून को, स्टार्ट कब हुआ है? 1 जुलाई से। वो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो जो लिखा हुआ है इनकम और एक्सपेंसेस वो सारे 1 जुलाई 2022 से, एग्जाम्पल 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक के हैं। इससे एक भी दिन पीछे नहीं है, इससे एक भी दिन आगे नहीं है। अब ये देखिए, उसने बोला नहीं है कि इससे एक भी दिन पीछे नहीं है, एक भी दिन आगे नहीं है, लेकिन क्योंकि 4 ईयर एंडेड लिख दिया उसने एक्सप्लिसिटली, बाकी हमने इम्प्लाइड मतलब ले लिया कि यार इसके अंदर फिर अब कोई भी 5 जुलाई 2023 की आइटम नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 30 जून तक का है। इसमें कोई भी आइटम 25 जून 2022 की नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ है। आ रही है बात समझ? ये असर्शंस है। अच्छा, अब इनको 1 बाय 1 हमने देखना है असर्शंस को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इनकी बेस पर ही हमने, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको हल्की सी हिंट दे दी है कि हमने वेरीफाई क्या करना होता है, हमने इन्हीं को ही वेरीफाई करना होता है चीज़ों को। तो ये असर्शंस अभी हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर इसकी बात की जाए ऑडिट रिस्क एट असर्शन लेवल, तो हम ये जो असर्शन है ना, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। एक को हम कहते हैं जी अकाउंट बैलेंसेस, ये लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम क्या बोलते हैं, ये भी लिखा हुआ है, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर क्योंकि नोट्स है ना साथ साथ ही, तो इसलिए डिस्क्लोजर्स भी जरूरी हैं। अच्छा जी, अब जरा बात आपने गौर से समझनी है। बैलेंसेस जो होते हैं वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं? पहले तो उसका नाम ही सीधा सीधा होता है ना, बैलेंस शीट, तो सीधा भाग के बंदा जवाब देता है। अब थोड़ा सा सोच रहे होंगे आप, लेकिन जाहिर है पता है आपको कि बैलेंसेस जो होते हैं पिछले सालों से चलते आ रहे बैलेंस आते हैं हमेशा किसमें? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इसका मतलब है ये जो उसने लिखा हुआ है कि भाई असर्शंस को 2 हिस्सों में आप डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं असर्शंस अबाउट, नीचे वाला देखने पहले, असर्शंस अबाउट अकाउंट बैलेंसेस एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स एट द पीरियड एंड, एट दी, फॉर दी नहीं, एट द पीरियड एंड, ठीक है जी। मतलब वही एट द ईयर एंड हो गया आपका। तो इसको आप लिख लें, उसने लिखा भी हुआ है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है?
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से मैनेजमेंट की क्या क्या असर्शंस हैं, मैनेजमेंट आपको क्या क्या रिप्रेजेंटेशन दे रही है, चाहे लिख के दे रही हो, चाहे बोल के दे रही हो, चाहे इम्प्लाइडली दे रही हो कि भाई मेरी बैलेंस शीट के अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। मतलब है कि बैलेंस शीट भी होगी सारी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी होगी और साथ उसके डिस्क्लोजर्स भी होंगे, मतलब उसके नोट्स वगैरह जो डिटेल में होते हैं। पीपी है, जाहिर है पीपी आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो पीपी का स्केड्यूल भी, मतलब मैनेजमेंट आपको कह रही है कि भाई ना स्केड्यूल बिल्कुल सही बना हुआ है, स्केड्यूल के अंदर जो रेट्स लिए हुए हैं बिल्कुल ठीक है, स्केड्यूल के अंदर जो जो एसेट लिखे हुए एग्जिस्ट भी करते हैं। आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी है, ठीक है, बात आ रही समझ। दूसरी तरफ आप आ जाए क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स। अब इसके साथ उसने क्या लिखा है, असर्शंस अबाउट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर भी आगे फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट। फॉर द पीरियड से मुराद क्या हो गया, फॉर द ईयर की बात होगी, ठीक है। देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहने को 5 हैं, लेकिन मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं 3 आपकी। कौन कौन सी, आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और इन दोनों के डिस्क्लोजर्स। बाकी जो कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज भी इन्हीं जो मेन 2 स्टेटमेंट इसी में से निकलती है ना, कि मतलब कैश वाली ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, बाकियों को नहीं लिखते। किया हो ना IAS 7 आपने। चेंजेस इन इक्विटी है, ये भी सिंपल इन्हीं में से ही निकल आती है ना, नई चीज़ तो कोई नहीं है, मतलब इन्हीं में से ही ड्राइव करके प्रेजेंट की जाती है। मेन जो आपकी आइटम्स हैं 2 जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक तो कंपोनेंट्स होते हैं ना, कंपोनेंट्स से मुराद क्या क्या चीज़ें मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। एक वो एलिमेंट्स होते हैं, वो जो आपने पढ़ा होगा एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। अब ये 5 के 5 जो हेड्स हैं इन्हीं चीज़ों में तो बढ़ जाते हैं, 3 इधर बढ़ जाते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, और 2 इधर आ जाते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। तो खत्म हो गया, अकाउंटिंग तो इधर ही है सारी। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इन्हीं में से डिराइव की गई, निकाली गई हैं। बात आ रही है समझ। इसलिए उन्होंने इनके हवाले से लिखा कि भाईजान एक तो अकाउंट बैलेंसेस, मतलब है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से और उसके डिस्क्लोजर्स के हवाले से मैनेजमेंट की कुछ असर्शंस हैं। दूसरी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम जिसे आप कहते हैं, और उसके डिस्क्लोजर के हवाले से मैनेजमेंट की क्या क्या असर्शंस हैं। एजर्शन वर्ड का समझ आना बड़ा ज़रूरी है, डेफिनेशन जब तक समझ नहीं आएगी आपको आगे कख पता नहीं चलना। इसलिए मैंने अपनी कोशिश तो पूरी की है, स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो भाई पूछ लें आप, ठीक है। अच्छा, अब 2 हिस्सों में इनको कर दिया डिवाइड। अब दोनों के लिए अलग अलग एजर्शंस है, दोनों के लिए अलग अलग एजर्शंस हैं। मतलब है कि मैनेजमेंट हमें लिखकर, बोलकर या इम्प्लाइडली कुछ बातें बताना चाह रही है कि मेरी बैलेंस शीट या मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इसके डिस्क्लोजर्स में ये चीज़ें मौजूद हैं, इनको चेक कर लो भाई। इन्हीं का ऑडिट करने के लिए आपको बुलाया है, क्योंकि आपने ऑडिट करना होता है अपने रिस्क की बेस पर। रिस्क या तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई बड़े लेवल पर कोई मसला है, या आपने देखना होता है एजर्शन लेवल पर, डिटेल में जाके छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों में मैनेजमेंट चीख चीख के आपको बता रही है कि भाईजान इसके अंदर भी 6 चीज़ें हैं जिनको आपने चेक करना है, इसके अंदर भी कितनी है, 6 चीज़ें हैं जिनको आपने चेक करना है, ठीक है। लिख दूँ इधर, वैसे डब्बे के अंदर बनाया हुआ, क्यों मेरे से मेहनत करवानी है, तो उसी के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। देखें कल के लेक्चर में मैंने आपको कुछ रिक्वेस्ट की थी, अभी तक जिन लोगों ने नहीं किया वो प्लीज़ वो कर लें, उसको लिख कर लें। ये देखें इंतहाई ज़रूरी है चीज़ें, इस पर ना कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। मैं एक बड़ा आसान तरीके से पढ़ने और पढ़ाने का कायल हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो उन्हीं में से आपका जैसे एथिक्स की मैंने आपको बात की होगी, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को लिख लें, 5 बेसिक थ्रेट्स को आपने लिखना है। जितनी जब तक आपको याद नहीं ना होते आपने उनको लिखना है, क्योंकि उनको भूल नहीं सकते हम। जिस तरह ABC अलिफ बे वगैरह, ये 1 2 3 हमें काउंटिंग सब कुछ याद है ना, ये भाई बुनियाद है ऑडिट की। ये अगर ये मतलब इसमें सोचना ही ना पड़े यार इन चीज़ों में, ठीक है। बाकी चीज़ों में सोचना है ना, इनमें सोचना ही कुछ नहीं है, पता हो यार ये 5 ने सही है। इस तरह आपको इंटरनल कंट्रोल्स के 5 कंपोनेंट्स कल मैंने कहा था लिखने, जितनी जब तक वो याद नहीं होते लिखी जाए उनको। अब आ जाए जी असर्शंस के ऊपर, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके प्रोसीजर्स बनने हैं, इन्हीं की बेस पे बनने हैं। आपको जब तक पता ही नहीं होगा यार कि मैनेजमेंट हमें क्या क्या बता रही है जिनको हमने चेक करना, तो चेक ही कराएंगे तुझे। चेक का वर्ड वैसे मैं अक्सर यूज़ कर रहा होता हूँ, क्योंकि हम लेकिन ये इंशाल्लाह जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे ना, तो चेक का वर्ड मैं इस्तेमाल करना छोड़ूंगा, और फिर मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आपने नहीं करना, क्योंकि अभी आपको ज़ाहिर है ग्रेजुअली लेकर जाना है। असल में चेक जो है ना, CHEC के मतलब चेक कर लिया, चेक, ये असल में वर्ड ही कोई नहीं है ऑडिट के अंदर।
ऑडिट वाला कहता है भाई क्या चेक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि यार मैंने इनवॉइस चेक कर ली। भाई इनवॉइस के अंदर क्या चेक किया आपने, मतलब क्या ये देखा कि इनवॉइस पड़ी हुई है? ये तो चलो एक बात होगी ना, या उसकी डेट को देखा है या उसके प्राइस को देखा है, वो किस चीज़ को देखा है। इसलिए जो चेक का है ना वर्ड, ये बहुत ही जनरल वर्ड है, ये हमने प्रोसीजर्स लिखते हुए नहीं यूज़ करना। जब हम आगे जाएंगे प्रोसीजर्स के टाइम पे मेनली ये मैं बात आपको वहाँ पे दोबारा समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तब तक मैं अभी जनरली, क्योंकि हम वर्ड ये यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं वो कर देता हूँ। अदरवाइज़ जब हम प्रोसीजर्स पढ़ेंगे तो आपने नहीं करना, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा भी दोबारा। तो भाईजान जब तक हमें यही नहीं पता कि मैनेजमेंट क्या हमसे वेरीफाई करवाना चाह रही, क्या एग्जामिन करो, क्या किस चीज़ का ऑडिट करवाना चाह रही, तो हम कैसे करेंगे ऑडिट भाई। असर्शंस का याद होना बहुत ही ज़रूरी है। इनको चाहे 10-10 बार लिख लें, 15-15 बार लिटरली लिख लें, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब लिखना उस तरह नहीं है, और जैसे होता है ना कि पहले ए लिख लिया, फिर बी, इस तरह नहीं हरकतें करनी। आपने 6 इधर की हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, 6 ही आपकी प्रॉफिट और लॉस की है, क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट की, ठीक है। इनको आपने इकट्ठा ही लिखना ताकि याद हो, ठीक है। अच्छा जी अब आ जाएंगे सबसे पहले आप चाहे उस साइड से आ रहे हैं, इधर जिस तरह लिखा हुआ है अकाउंट बैलेंसेस की असर्शंस। मैनेजमेंट आपसे क्या कह रही है, पहले तो 6 असर्शंस को ज़रा स्पीड में पढ़ें आप भी, मैं भी पढ़ता हूँ, बाद में इनको 1 बाय 1 करते हैं। अकाउंट बैलेंसेस इवेंट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, मतलब प्रॉफिट और लॉस के बारे में मैनेजमेंट कह रही है कि अक्रेंस की असर्शन है, कंप्लीटनेस की असर्शन है, कट ऑफ की असर्शन है, एक्यूरेसी की असर्शन है, क्लासिफिकेशन की असर्शन है, प्रेजेंटेशन की असर्शन है। पहले इनको याद कर लेते हैं। क्या हो गया जी, आपका तरतीब का कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी कर ले। अक्रेंस, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन। अक्रेंस, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये 6 आपको याद होनी चाहिए। अक्रेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, सही है। ये 6 आपको याद होनी चाहिए, मिक्स नहीं करना, उधर नहीं ले जानी तो उधर वाली इधर नहीं ले जानी। काफ़ी हद तक दोनों सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जो जहाँ पे है वहाँ पे आपने उसको लेकर जाना है, ठीक है। अब ज़रा इसकी समझें सबसे पहले ये आ गई थी अक्रेंस, इसको पढ़ रहे हैं ना अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर वो अकरेंस का वर्ड नहीं इस्तेमाल करता, इसलिए उधर नहीं लेके जाना। वो कह रहा है जी प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो जो आइटम्स लिखी हुई हैं, क्या लिखा होता है प्रॉफिट और लॉस के अंदर आपका, मतलब अगर हम इधर बता दें, बैलेंस शीट में आपके क्या होते हैं, एसेट्स लिखे होते हैं, आपकी इक्विटी लिखी होती है, और लायबिलिटीज लिखी होती हैं। यही है ना 3 चीज़ें। इधर क्या है जी इधर भी आपके 2 चीज़ें, इनकम्स लिखी होती हैं, एक्सपेंसेस लिखे होते हैं। यही 2 है ना, और तो कुछ भी नहीं है कुछ और इसके अलावा। 5 चीज़ें हो गई पूरी। पहले तो इसको हजम कर लेना बात को, कि यही होती है ना। इनकम टैक्स भी है, वो भी एक्सपेंस ही है, तो बाकी तो इनकम और एक्सपेंसेस का आपको पता है। इधर भी यही 3 है, चौथी कोई चीज़ नहीं है, ऐसे ही। अच्छा, और ये जो होती हैं आपके मतलब कि अकाउंट बैलेंसेस या मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बेसिकली ये होती है एज एट बेसिस पे, एज एट 30 जून, एज एट फ्लान 31 दिसंबर, वट एवर। और ये क्या होती है, फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर एंडेड। ऐसे ही है, मतलब है कि भाई वो ये आपको कह रहे हैं कि यार इसके अंदर ना पूरे साल की बातें होंगी, सिर्फ इसके अंदर एज एट बेसिस पे, जब से कंपनी बनी है आज तक के सारे मामला। चलें जी, ये हम पढ़ रहे हैं पहले पे आ रहे हैं अक्रेंस। मैनेजमेंट आपको ये कह रही है कि भाईजान ये जो इनकम्स लिखी हुई हैं, ये जो एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं मैंने लंबे चौड़े, ये अक्कर हुए हैं, ये वाकई रूनमा हुए हैं, ये वाकई खर्चा हुआ है, ये वाकई इनकम मेरी हुई है, तभी मैंने यहां पे लिखी है। बात हो रही है हजम? देखें, बहुत चीज़ें बहुत सी चीज़ों के साथ लिंक करेंगे, इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ ज़रा बड़ा गौर से। मैनेजमेंट आपको कह रही है, बोला नहीं है उसने, लिखकर उसने कुछ नहीं दिया कि ये लाइन नहीं, मतलब उसने लिखी कि यार ये अकर करती अकर, इस तरह कुछ नहीं लिखा। इम्प्लाइड है ये बात कि मैनेजमेंट ने जब आपको फाइनेंशियल पोजीशन दी हैं, उसके अंदर एक पड़ी हुई थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, और उसके डिस्क्लोजर्स पड़े हुए थे। ये बात इम्प्लाइड है, मैनेजमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन है, ये अजर्शन है, ये मैनेजमेंट की तरफ से अजर्शन है कि भाई ये जितनी भी इनकम्स लिखी हुई हैं ये वाकई अकर हुई हैं। असल में ये आपको इनके पीछे इनवॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। सारी की सारी इनकम्स को मैंने IFRS 15 के मुताबिक रिकॉर्ड किया है। IFRS 15 का आपको पता ही है ना किस तरह रिकॉर्ड होते हैं। वो आपको कह रहा है कि भाई मैंने उसके मुताबिक रिकॉर्ड किया है, वाकई ये हुई हैं।
एक्सपेंसेस पे वो कह रहा है भाईजान ये वाकई इनकर हुए हैं। अकरेंस एक जनरल वर्ड है, एक्सपेंसेस के लिए आपको पता है इनकर का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो बात वही है अकर होने की। एक्सपेंसेस भी वाकई इनकर हुए हैं या अकर हुए हैं। ये जो मैंने लिखा हुआ है रेंट 10 लाख रुपया, भाईजान वाकई 10 लाख रुपया एक्सपेंस था मेरा। ये जो मैंने लिखा हुआ है सैलरीज का 25 लाख एक्सपेंस है, सर जी वाकई एक्सपेंस हुआ है 25 लाख रुपए का मेरा। मतलब है कि ये जो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये वाकई हुई हैं, ये वाकया हुई हैं, ये रूनमा हुई हैं, ये अकरेंस है। बात आई है समझ। ज़रा डेफिनेशन पे आए हैं। अकरेंस से मुराद क्या है भाई? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट हैव बीन रिकॉर्डेड, ये जो मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स इनकम और एक्सपेंसेस के हवाले से, और डिस्क्लोज क्योंकि डिस्क्लोजर भी है, हैव अकर्ड एंड रिलेट टू द एंटिटी, ये अकर भी हुए हैं और ये एंटिटी के से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? एंटिटी से, मतलब कि एंटिटी के ही नाम पे ये खर्चे हुए हैं, एंटिटी के नाम पे ही ये इनकम आई है। इसमें कोई भी इनकम डायरेक्टर के पर्सनल नाम की नहीं है, इसमें कोई भी इनकम किसी शेयर होल्डर के पर्सनल नहीं है इसमें, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी। तो भाई इसके अंदर जो भी इनकम्स हुई हैं, जो भी खर्चे हुए हैं, वो वाकई हुए हैं, असल में हुए हैं, और ये कंपनी के नाम पे हुए हैं। आ गई गल समझ? हो रही हजम कोई गल? अभी आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये तो ये बता रहे हैं कि ये वाकई हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है जो इन्होंने रिकॉर्ड ही ना किया हो। आता है ना ज़हन में सवाल। रिस्क तो है हमारा, स्पेशली पाकिस्तान में टैक्स चोर बैठे हुए हैं, क्या सारी इनकम्स रिकॉर्ड करते होंगे? मतलब इधर तो ये इसने ये कहा है कि भाईजान ये जो इनकम लिखी हुई ना 3 मिलियन की, यार ये वाकई हुई है असल में। वो ये नहीं कह रहा कि जितनी भी हुई है वो मैंने लिख दी है, दोनों एंगल डिफरेंट है, वो भी मतलब अलग से उसे पढ़ते हैं। अकरेंस से मुराद क्या है, ये बड़े गौर से समझना। अकरेंस से मुराद है कि भाईजान ये जो 3 मिलियन मैंने लिखे हुए हैं इनकम आई है, ये वाकई असल में मेरी इनकम है, असल में ये मैंने कमाए हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1.5 मिलियन के मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं, सर जी असल में हुए हैं ये वाले एक्सपेंसेस। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि जितने भी एक्सपेंसेस हुए थे मैंने सारे रिकॉर्ड किए हैं, ये तो उसने बोला ही नहीं। उसने कहा ये जो लिखे हुए हैं ये हुए हैं, ये जो 3 मिलियन था ये हुआ है। वो ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी 10 मिलियन की असल में इनकम थी लेकिन मैंने लिखी 3 मिलियन है। वो एंगल और है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीटनेस। क्या बोलते हैं? कंप्लीटनेस। आ जाओ ज़रा दूसरे पे, उसको भी कवर करना है ना, क्योंकि देखें ये तो चलो अच्छी बात है कि जो हुई थी चीज़ें वो तो नज़र आ गई हैं। पाकिस्तान में ये तो आपको बड़ा इजीली मिल जाएगी इनकम, लिखनी ही तब है जब हुई हो, ठीक है। मसला ये भी खैर 2 नंबरियाँ हो जाती हैं, जैसे बैंक से जब कर्जा लेना होता है ना तो उस वक्त इनकम हुई ही नहीं होती, आप लिखवा देते हो। मतलब असल में इनकम शायद 10 मिलियन की हुई हो, कर्जा लेना है, ज़रा पॉजिटिव चीज़ें दिखानी होती है, इनकम एसेट्स इक्विटी बढ़ा चढ़ा के लाइबिलिटीज़ कम करके, वहाँ पे आप बढ़ चढ़ के लिख दोगे यार हुई असल में 10 मिलियन है, 50 मिलियन लिख दो। इम्प्लाइड तो आप उसमें भी कह रहे हो कोई 50 मिलियन की हुई है, तो भाई रिस्क कितना बड़ा है उसके अंदर ऑडिटर का। रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट मौजूद है ना कि यार ये इसने कहीं पता लगे अकरेंस ही ना हुई हो चीज़ की, इसलिए हम अकरेंस को टेस्ट करते हैं, इसलिए हम उसको वेरीफाई करते हैं। बात आइए समझ। दूसरा मसला है कंप्लीटनेस का। कंप्लीटनेस का मसला क्या है भाई? कंप्लीटनेस के अंदर सर वो आपको कहता है देयर आर नो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस इवेंट्स एंड डिस्क्लोजर। उसने कहा भाईजान हमने कुछ भी मिस नहीं किया, हमने सब कुछ ही लिख दिया है। बात समझे? पहले उसने क्या कहा था अकरेंस के अंदर कि जो जो लिखा हुआ है सब कुछ असल में हुआ है। अब वो क्या कह रहा है? जो जो हुआ है सब वो लिख भी दिया है। डिफरेंट है ना एंगल। याद करें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी स्टॉक की कि एक तो चीज़ है कि शीट के ऊपर मौजूद है, शीट से हमने ज़मीन पे देख लिया, पड़ा भी हुआ है भाई फ्लोर पे, ये तो सही है, लेकिन मसला है कि भाई हो सकता है कुछ और पड़ा हुआ हो शीट के अंदर ना हो। तो इधर भी उसी तरह है, वो एसेट्स में हम पढ़ेंगे, वो अजर्शन की बेस पे मैंने बात की थी। मतलब मैं अपने पास से प्रोसीजर मैंने थोड़ी कोई बनाना है, वो अजर्शन वाला ही प्रोसीजर था। वो जब अभी हम बैलेंस शीट वाली पढ़ेंगे ना उसमें मैं बताऊंगा वो एग्जांपल किधर लगनी है। इधर आप इनकम में देख लें कि भाईजान ये जो आपने 3 मिलियन की इनकम लिखी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसके पीछे इनवॉइसेस दिखाएं, सारा कुछ देखा आपने, अच्छा चलो वाकई हुई है। लेकिन चीज़ें देखते देखते आपके नज़र में कोई एक ऐसी इनवॉइस आई, आपने कहा यार ये वाली तो दिखाओ ज़रा प्रॉफिट एंड लॉस में किधर जाके, किस लेजर में जाके ये इनकम पड़ी हुई है। क्योंकि लेजर से पहले जनरल एंट्रीज होती हैं, अकाउंट, ये खैर आप लोग मैनुअल करते हो तो अलग अलग करते हो। मैनुअली जब नहीं होती, मतलब कि जब सॉफ्टवेयर में होती है तो आप एक एंट्री करते हो, वो खुद ब खुद सारा कुछ आगे बन जाता है, ठीक है।
तो लेजर्स भी बन गए होंगे, ट्रायल बैलेंस भी बन गए होंगे, तो आप कहोगे कि भाईजान एक मुझे कोई इन्वॉइस नज़र आई है, वो ज़रा दिखाएं इधर भी पड़ी हुई है कि नहीं, लेजर के अंदर भी मौजूद है, ट्रायल बैलेंस में आई है वो वाली इनकम ऐड होके, अच्छा उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में आई है, बात आई है समझ। कंप्लीटनेस को भी देखना है कि क्या तमाम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, क्या तमाम की तमाम इनकम रिकॉर्ड हो चुकी है, दैट इज़ कंप्लीटनेस असर्शन, क्योंकि मैनेजमेंट तो आपको बोल रही है कि भाईजान कुछ भी अनरिकॉर्डेड नहीं बचा। आइए बात समझ। तीसरे नंबर पे आ जाए, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से मुराद क्या है? एक्यूरेसी से मुराद ये है कि भाईजान जो आपकी चीज़ें थी इनकम और एक्सपेंसेस, क्योंकि अभी हम सिर्फ ये वाला पढ़ रहे हैं, ये इधर नहीं अभी है, मैनेजमेंट आपको ये कह रही है कि सर ये जो भी पड़ा हुआ है इसके अंदर इनकम एक्सपेंसेस में या डिस्क्लोजर्स के अंदर सब कुछ एक्यूरेटली सही तरह से लिखा गया है, सही तरह से टोटल हुआ है, इनका कोई गलती का इम्कान ही नहीं है। अब आप ये हो सकता है सोचेंगे सर अक्रेंस, कंप्लीटनेस और ये मिक्स हो रहे हैं, मिक्स नहीं कर रहे हैं, जो इनका मतलब है सिर्फ वही लेना है। यही तो बात है कि इसको हम क्यों इतना फोकस के साथ एक एक लाइन को क्यों गौर कर रहे हैं, जो मतलब है वही लेना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मतलब लेना। अक्रेंस का मतलब सिंपल सिर्फ और सिर्फ ये है कि यार ये चीज़ इनकम मैंने 3 मिलियन की लिखी है, ये असल में इनकम हुई भी है, बस ख़त्म होगी गल। ये बात नहीं हो रही कि 3 मिलियन अमाउंट सही बनी है, कैलकुलेट सही हुई है कि नहीं, वो कैलकुलेशन वाला जो हिसाब है वो एक्यूरेसी में आएगा। ना ही हम वो जब अक्रेंस देख रहे हैं उस वक्त हम कंप्लीटनेस की बात ही नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि जी हर चीज़ को मैंने रिकॉर्ड किया, हम उस वक्त सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि सर जी ये जो 3 मिलियन की इनकम है ये वाकई हुई है, बस ख़त्म, वो अक्रेंस है। फिर जब हम कंप्लीटनेस पे गए तो फिर हमने क्या कहा कि भाई कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस नहीं बचा है, कोई भी डिस्क्लोजर ऐसा नहीं बचा जो हमने रिकॉर्ड ना किया हो, वो कंप्लीटनेस पे, मतलब इनको सेपरेटली आपने देखना है और आपने सेपरेटली इनके ऊपर एविडेंस लेना है हर चीज़। अच्छा कई बार होता है कि एक ही ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए 2-3 एजर्शंस के ऊपर एविडेंस मिल जाता है, लेकिन आपने हर एजर्शन को लाजमी देखना है, कोई एजर्शन मिस नहीं कर सकते आप, यही तो मज़ा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको समझना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आगे ऑडिट प्रोसीजर्स इंशाल्लाह ऐसे आप लोग करेंगे जो कि बड़ी एक मतलब प्रोफेशनल चीज़ है। प्रैक्टिकली भी लाइफ के अंदर जब आप ऑडिटर बनेंगे और एग्ज़ाम लेवल पे भी बच्चे परेशान रहते हैं, रट्टे मार रहे होते हैं जी कि ऑडिट प्रोसीजर्स रट्टे मारने, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के रट्टे मारने, इंशाल्लाह इधर कोई ऐसा सीन नहीं है, अगर समझ के चलेंगे तो ठीक है। प्रैक्टिस भी हमने अच्छी खासी उसकी करनी है। तो एक्यूरेसी से मुराद क्या कि भाई आपकी जो है इनकम एक्सपेंसेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुए हैं, जो जो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है उसके मुताबिक रिकॉर्ड हुए हैं, जो जो डिस्क्लोजर थे पूरे के पूरे डिस्क्लोजर भी दिए हैं इनके मैंने, ये मैं मैनेजमेंट के तौर पे मैं कह रहा हूँ, बात आई समझ। अकाउंटिंग हमें कहती है डेप्रिसिएशन आपकी होनी चाहिए वही स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस या एक दो और मेथड में है, लेकिन मेनली ये है, ठीक है। अगर मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चूज़ किया हो तो मैंने उसको एक्यूरेटली किया है, गलती नहीं की उसके अंदर अप्लाई करते हुए। देखो अक्रेंस में तो नहीं ना मैंने ये बात की, अक्रेंस में तो मैं कुछ और कह रहा था, इसी तरह कंप्लीटनेस में मैं कुछ और कह, एक्यूरेसी के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि यार जिस तरह वो होना चाहिए था उसी तरह ही मैंने किया है और उसके डिस्क्लोजर भी पूरे के पूरे कंप्लीट करके मैंने दिए हैं। ओके, अगला पॉइंट बड़ा अहम है, कट ऑफ। ये बात क्या आती थी फॉर द ईयर एंडेड, क्या नाम है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड से क्या मुराद है? अगर आपका 30 जून 2023 का है तो हम इससे मुराद है फ्रॉम 1 जुलाई 2022 टू 30 जून 2023। चलें जी, एंटिटी ने जब अपनी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ये वाली लाइन लिखी तो ये उसका मतलब है कि सर जी ये जितने भी इनकम एक्सपेंसेस नज़र आएंगे या इनके जो डिस्क्लोजर नज़र आएंगे इसमें से कोई भी इनकम एक्सपेंस आपको 1 जुलाई 2022 से पीछे का नहीं मिलेगा, कोई भी इनकम एक्सपेंस आपको 30 जून 2023 के बाद का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023 है, ये 12 महीनों का ही डाटा है सारा। बड़ा ज़रूरी है ये चीज़ देखना, क्योंकि जैसे एक हमने एग्जांपल ली थी कि अक्सर सेल अगले साल की है इस साल में रिकॉर्ड कर देते हैं, कई बार पता लगता है यार इस साल अगर रिकॉर्ड कर ली टैक्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, चलो इन्हों अगले साल ले हो। इसको हम कहते हैं कट ऑफ, कट ऑफ की असर्शन, कट ऑफ डेट होती है, सही कि इस डेट तक मैंने काम किया है बस, ठीक है। क्योंकि अगर चीज़ें आगे पीछे होने लग गई, इस ये तो बहुत ही करती है ना कंपनी, इसके अंदर बहुत बड़ा ऑडिट रिस्क मौजूद होता है कि इन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ काम ख़राब किया होगा, इसलिए इनके ऊपर तगड़े ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। वो जब आएगी बारी तब पढ़ेंगे,
फ़िलहाल हमें असर्शन का पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट हमें बता रही है कि सर जी इसके अंदर ये 12 महीनों का ही रिकॉर्ड है, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमने इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया है, ये मैनेजमेंट कह रही है। तो भाई जान देखांगे इसे ज़रूर देखांगे कितना भी है कि नहीं कितना। ठीक है, अगला पॉइंट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का आपको पता ही है कि यार जो चीज़ जहाँ पे जिस हेड में जिस तरह आनी चाहिए उधर ही आई है। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये भाई इसलिए ज़रूरी है, मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी उसने बैंक से कर्जा लेना है, बैंक ने कहा हुआ है कि भाई अगर आपकी लॉन्ग टर्म डेट एक्विटी 2:1 से बुरी हुई तो मैं आपको कर्जा नहीं दूंगा। 2:1 से मुराद क्या कि 2 गुना कर्जे और 1 एक्विटी है आपकी, ये आपको बैंक ने कहा हुआ। अब आपकी थी मिसाल के तौर पे 3:1 की, खैर मैंने एग्जांपल ये वैसे इधर की दे दी क्योंकि इधर भी आती है क्लासिफिकेशन, ये पढ़ेंगे जो फिर चीज़ें रिपीट हो जाएंगी वो दोबारा इन्हें डिस्कस करेंगे। इधर बैलेंस शीट में भी आती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर जी पढ़ा हो रहे हो एग्जांपल इधर वाली किधरों आ गई बच्चे, क्योंकि लाइबिलिटीज़ इधर है ना, लाइबिलिटीज़ उधर तो नहीं है, डेट तो और इक्विटी भी आपकी इधर पड़ी हुई है। अच्छा, अब मैंने कहा कि यार ऐसे करता हूँ, लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी करनी है ना और मेरी 3:1 है, मुझे कर्जे के लिए चाहिए 2:1, क्यों ना नॉन करंट में से कुछ निकाल के करंट के अंदर भेज दूं, क्योंकि लाइबिलिटीज़ 2 तरह की होती है, करंट भी होती है नॉन करंट भी होती है। मैंने क्या की हरकत बतौर मैनेजमेंट, नॉन करंट में से चीज़ निकाल के करंट में फेंक दी, नॉन करंट कम हुई 2:1 किया, चलो जी बैंक से कर्जा लिया जिंदाबाद, जबकि असल में ये सीन नहीं था। तो ऑडिटर को तो चाहिए ना कि भाई क्लासिफिकेशन भी देखे कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक सही क्लासिफिकेशन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाए विदर की रेलेवेंट एग्जांपल। इसी तरह बैंक ने कहा कि भाईजान 2:1 ये होनी चाहिए, और आपकी फॉर एग्जांपल जीपी रेशो, क्योंकि बैंक्स असल में बहुत सारी रेशोज आपकी देख के आपको कर्जा देते हैं। करंट रेशो क्या है कि असल में पैसा आपके पास कितना बचता है, डेट इक्विटी कितनी, और तो नहीं कर्जे लिए हुए, नेट प्रॉफिट रेशो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन के हम देख रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है ये। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, यही होता है ना, बस खत्म। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। बाकी एक्सपेंसेस तो नीचे आते हैं, और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर नेट प्रॉफिट वगैरह अलग बात है। अब बैंक ने आपको लेट से कहा हुआ था जी ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेशो है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, वो आपका फॉर एग्जांपल 25% होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बैंक ने आपको ये कहा हुआ है। आपने देखा यार कॉस्ट ऑफ सेल इस बार बड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, एक्चुअल पोजीशन जो थी, मैनेजमेंट ने कहा यार कॉस्ट ऑफ सेल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मेरी जो जीपी मार्जिन है, मेरा जो जीपी रेशो है वो बन रही है 18%, बैंक कितनी मांग रहा है 25%। क्या करें? उसने कहा यार कॉस्ट ऑफ सेल वाले भी हैं तो एक्सपेंसेस ही ना, नीचे एडमिन के अंदर भी क्या हैं तो एक्सपेंसेस ही। लेकिन आपको पता है अच्छी तरह से, आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में किस तरह की चीज़ें आती हैं और वो एडमिन में किस तरह की। उन्होंने कहा यार चलो कोई नहीं, गलत एक को ये उत्तों कट के इतने थल्ले रख देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से चीज़ें निकाली, एक्सपेंसेस निकाले, फेंक दिए किधर, एडमिन के अंदर। अज्यूम हम कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट वाली रेशो का कोई मसला नहीं है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की बैंक ने रिक्वायर की थी 25% की, नेट प्रॉफिट की उन्होंने कोई नहीं कहा था कितनी होनी चाहिए। आपने फिर क्या हरकत की भाईजान, कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर दिया, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मार्जिन बढ़ गया, मिसाल के तौर पर 25% हो गया, 26% हो गया। आपने कहा बल्ले बल्ले चलो जी, और एक्सपेंस को निकाल के किधर ले आए, नीचे। गलत क्लासीफाई कर दिया, मिस क्लासीफाई कर दिया, दिस इज अ मिस स्टेटमेंट। क्यों? अकाउंटिंग तो नहीं है कह रही, अकाउंटिंग ने तो आपको प्रॉपर बताया हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आना है, एडमिन में क्या आना है, सेलिंग में क्या आना है, सारा कुछ बताया हुआ है। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इनहराफ किया है, मिस स्टेटमेंट की है। इसलिए जब मैनेजमेंट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रही होती है, वो साथ ये भी कह रही होती है, अभी तक हम चौथी पे पहुंच गए हैं कि भाईजान अकर भी हुए हैं सारे, कोई अनरिकॉर्डेड नहीं बचा, सारे लिख दिए हैं, फॉर द पीरियड ही लिखे हैं, और चौथे नंबर को क्या करें यार, कुछ मिसक्लासीफाई नहीं किया सर जी, जो जहाँ पे था उधर ही लिखा है। तो भाईजान अस्सी भी तो चेक करांगे ना, इसी चेक करने के लिए तो, इनको वेरीफाई करने के लिए तो, इनको ऑडिट करने के लिए ही तो शेयर होल्डर्स ने हमें भेजा है। उन्हें पता है कि आप इस तरह की हरकतें करते हैं, तो तभी तो हमें भेजा है। आगे बात समझ। नीचे आ जाए जी आप अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड क्या है जी आपका, असर्शन क्या है। प्रेजेंटेशन वही है कि जी IFRS या जो भी रेलेवेंट AFRF है, इसलिए आपने
एग्जाम्स में AFRF वर्ड यूज़ करना, IFRS नहीं करना, क्योंकि IFRS हमें पता है ना थर्ड स्केड्यूल के मुताबिक सिर्फ कुछ स्पेसिफिक तरह की कंपनीज के ऊपर ही लगता है, बाकियों के लिए तो दूसरे तरह के स्टैंडर्ड्स हैं। तो अलग अलग सोचने के बजाय आप सिंपल क्या लिख दो, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो भाईजान आपका AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिस तरह के आपसे डिस्क्लोजर्स मांगता है, जिस तरह का वो उसको एग्रीगेट या डिसएग्रीगेट करने का कहता है। एग्रीगेट करने से क्या मुराद होता है, वो कहता है ना कि भाई जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके लिख दो, और कुछ चीज़ों को वो स्पेसिफिकली कहते हैं यार अलग अलग करके लिखो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो स्टैंडर्ड आपसे ये कहते हैं कि भाई इनकम को अलग लिखो, इनकम के अंदर जो सेल्स टैक्स इन्वॉल्व है उसको लेस करके अलग से लिखो, मतलब पहले ग्रॉस रेवेन्यू लिखो माइनस सेल्स टैक्स लिखो, फिर जो नेट रेवेन्यू है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी पता नहीं आप लोगों को आइडिया था ये होगा आई गेस। अब वो जो हरकतें करते हैं हम शौक से नहीं करते कि भाई हमने रेवेन्यू लिखा माइनस सेल्स एक्सपेंस सॉरी सेल्स टैक्स निकाला, फिर जो नेट रेवेन्यू का उसको हम शौक से नहीं कर रहे। और आप जितनी भी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, आपको मैंने कहा हुआ लिस्टेड कंपनी की देखें, सारे लोग देखें अपनी अपनी, सब में ये चीज़ मिलेगी। क्यों मिलेगी? ज़रूरी है। नहीं मिलेगी तो एक ही रीज़न हो सकती है कि सेल टैक्स एग्जेम्प्ट है, ठीक है, लेकिन जनरली मिलेगी ही मिलेगी ये चीज़। क्यों? किसने? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी क्यों है तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये चीज़ क्यों पाई जा रही है? स्टैंडर्ड बोल रहे हैं ना भाई, स्टैंडर्ड्स ने आपको बोला है, तो हम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही तो सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट ही तो देखने गए ना। एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन ही क्या थी? लिंक हो रही सारी बातें। एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर ही वो कहता है सूटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके अगेंस्ट प्रैक्टिशनर ने देखना है कि आपका सब्जेक्ट मैटर बना है कि नहीं। तो सूटेबल क्राइटेरिया AFRF था, वो आपको कह रहा है अलग अलग करके लिखो। इसी तरह कई जगहों पे वो कहता है इकट्ठा करके भी लिख दो। फॉर एग्जांपल उसने कहा है मटीरियलिटी की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, 2-2, 5-5, 10-10 रुपए वाली चीज़ें ना डालो, अगर वो मटीरियल नहीं है तो इकट्ठा करके मिसलेनियस एक्सपेंस डाल दो, अदर इनकम में डाल दो। डिस्क्लोजर जो हैं वो भी आपने सही देने हैं और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक देने हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ये मैनेजमेंट कह रही है कि हमने तो दिए हैं, तो भाई चेक कर लेंगे देते हैं कि नहीं देते। आगे भाई गल समझ, किसी तरह का कोई भी मसला हो तो अभी सवाल पूछ लें, क्योंकि अब यही वाली मोस्टली चीज़ें इधर भी रिपीट होनी है ना। कोई क्वेश्चन हो किसी तरह का? प्रॉफिट और लॉस की एजर्शंस, कितनी एजर्शंस हैं मेरे साथ साथ ज़रा दोहराएं? 6 एजर्शंस हैं। पहली एजर्शन है अक्रेंस, और ये लफ्ज़ बोलें जो मैं बोल रहा हूँ या चाहे सुन के दोबारा बोल लेना, वैसे मेरे ख्याल में लिख लें, बेहतर है उर्दू में। 6 एजर्शंस हैं प्रॉफिट और लॉस और उसके डिस्क्लोजर्स की। पहली अक्रेंस, मैनेजमेंट ये बोल रही है कि सर जी जितनी भी इनकम एक्सपेंसेस डिस्क्लोजर हुए हैं असल में हुए हैं, अक्कर हुए हैं, तभी हमने लिखे हैं, वरना नहीं हमने लिखने थे। दूसरी कंप्लीटनेस, मैनेजमेंट आपको बोल रही है कि भाईजान कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम एक्सपेंस नहीं बचा, कोई डिस्क्लोजर अनरिकॉर्डेड नहीं बचा, हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है, अब हम वेरीफाई कर लेंगे। फिर आगे एक्यूरेसी, मैनेजमेंट आपको कह रही है कि भाईजान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या AFRF के एन मुताबिक जो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते थे, जो जो कैलकुलेशंस होती थी, बिल्कुल सही तरह करके हमने दिए। अब ऑब्वियसली गलतियां तो निकलेंगी ना इसमें से, अगर तो हमने इन्हीं की बातों को ही मान के चल जाना होता तो फिर वो ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, वो क्वालिफाइड ओपिनियन कहाँ से आ जाना है, वो एडवर्स ओपिनियन डिस्क्लेमर वो तभी तो आने हैं जब ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। सही है ना? मतलब कॉल और फेल में तजाद है ना, कि भाई करना क्या कुछ रहे हैं, एजर्शंस कुछ दे रहे हैं। ऑडिटर जब इनको वेरीफाई करने बैठता है तो उसको नजर आता है यार ये तो बस गल्लां ही सी सारी हैं। आई बात समझ? कट ऑफ, मैनेजमेंट आपको कह रही है कि भाईजान जितने भी इनकम एक्सपेंसेस लिखे हैं वो इसी पीरियड के हैं, कोई अगले पीरियड का नहीं है, कोई पिछले पीरियड का नहीं है, इस पीरियड का कोई अगले पीरियड में नहीं गया, सारा कुछ कंप्लीट है। बात आ रही है समझ? कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, कट ऑफ है, इसी पीरियड की बातें हैं। आगे आ जाए क्लासिफिकेशन, सर जो इनकम जिस हेड में जानी थी उसी हेड में लिखी है, जो एक्सपेंस जिस हेड में जाना था उसी हेड में लिखा है। क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन, सर जी जो जो IFRS के मुताबिक या AFRF के मुताबिक जो जो जिस चीज़ की जिस तरह से प्रेजेंटेशन बनती थी उसी तरह से ही दी गई है। आप ये देखेंगे जो पूरी दुनिया में अब जब अगर हम IFRS की बात करें, जो जो भी बंदा IFRS यूज़ कर रहा होगा कंपनी में, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही वर्ड यूज़ करता है। क्यों? ये असर्शन है ना भाई, ऑडिटर वरना मसला खड़ा कर देगा कि भाईजान IFRS जो है IAS 1 है वो अब बैलेंस शीट का वर्ड ही नहीं यूज़ करता, वो तो कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है।
अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाएं। आपने लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुक है, एक ही लिख देता है भाई। आप तो मुझे एजर्शन दे रहे हो, उसने कहा मैंने कब दी है लिख के आपको। आप कहेंगे भाई एजर्शन से मुराद लिखी हुई नहीं है, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज भी हो सकती है। ये इम्प्लाइड है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंदर प्रेजेंटेशन भी सही है, ठीक है, तो ये वाली तो नहीं सही, इसको सही करें। आ रही है बात समझ? अगर आपने कुछ और नाम लिखा हुआ है तो भाई ये 6 एजर्शंस होगी प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्क्लोजर। अब आ जाए जी इधर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। क्या कहता है? सबसे पहली एग्जिस्टेंस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने एग्जिस्टेंस के लिए वर्ड यूज किया था अकरेंस का, कि ये चीजें अकर हुई हैं ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड वाकई हुई हैं। इधर हम, अच्छा अब ये शायद बहुत ही कम लोग ही बताते हो, पता नहीं अब बताऊं आपको या नहीं बताऊं? बता दूं, मतलब कि थोड़ा सा फ़र्क ही है, याद रह जाए तो सही है, अदरवाइज ये इतना मैटर नहीं करता। देखिए उधर हमने अकरेंस वर्ड, मैं बेसिकली उसके, क्योंकि मैंने रिसर्च किया पीछे के क्यों ये वर्ड्स निकाले क्यों गए हैं, मतलब उधर भी एग्जिस्टेंस यूज़ कर सकता है। अकरेंस का मतलब ये है ना कि वाकई हुआ है, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, वाकई एग्जिस्ट करती है चीज़, गलती कोई है, लेकिन वर्ड्स उन्होंने क्यों चेंज किए वो इसलिए भाई किए हैं। अकरेंस का मतलब है कि यार ये फॉर द ईयर के अंदर अकर हुआ है ये काम। बात आई समझ? तो नंगे। अकरेंस का मतलब क्या है कि जो 3 मिलियन का रेवेन्यू है ये इस साल के अंदर अकर हुआ है, इस साल के अंदर वाकई हुआ है। जो 1.5 मिलियन का एक्सपेंस है इस साल के अंदर, इन 12 महीनों के अंदर अकर हुआ है, वाकई इनकर हुआ है। ये एग्जिस्ट का मतलब क्या है? अकर का मतलब ये है ना कि भैया वाकई होता हुआ देखा है मैंने, वाकई हुई है ये चीज़, असल में हुई है ये चीज़। एग्जिस्ट का मतलब क्या है? ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, अभी तो कोई नहीं अकर हुई, क्योंकि बैलेंस शीट क्या होती है भाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, एज एट बेसिस पे। अगर हम यहाँ पे अकरेंस का वर्ड लिखते कि मैनेजमेंट अकरेंस, तो वो मैनेजमेंट ने तो फंस जाना था। क्यों? इसमें से बेतहाशा चीज़ें होनी थी जो इस साल हुई ही नहीं है, वो पिछले सालों की चीज़ें होनी थी, क्योंकि एसेट है ना। इसमें हो सकता है कि 10 करोड़ के एसेट पड़े हो, जिसमें 2-3 करोड़ के, 5 करोड़ के एसेट, 7 करोड़ के एसेट पिछले सालों से हैं, इस साल आई नहीं है। हो सकता है लाइबिलिटीज़ में ऐसा कुछ हो। इक्विटी तो कई कई साल चेंज नहीं होती। अगर इक्विटी में हम सिर्फ शेयर कैपिटल की बात करें स्पेसिफिकली, रिटेन अर्निंग तो चलो हर साल मूवमेंट होती है। अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें, कई कई साल चेंज नहीं होता। कंपनी ने 10 साल पहले शेयर इशू किए थे, अब तो कई। तो अक्रेंस का मतलब क्या था कि भाई इस साल वाकया हुआ है ये चीज़, इसलिए उन्होंने अक्रेंस वर्ड नहीं यूज़ किया। उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया? एग्जिस्टेंस। कि सर ये जो जितना कुछ लिखा हुआ है ना एज एड, ये असल में एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें। हम ये नहीं कह रहे कि इसी साल ये चीज़ें आई हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो 10 लाख का कैपिटल, पेड अप कैपिटल लिखा है, ये वाकई है। ये आप चेक कर लें हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये एग्जिस्ट करती हैं। ये हमारे इतने इतने शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए हुए हैं हमें। पैसे तो अभी नहीं पड़े होंगे, तो खर्चा हो गया, लेकिन इन्होंने हमें शेयर्स हमारे परचेज किए हुए हैं। अब हमें डॉक्यूमेंट्स में देखें, एससीसीपी के डॉक्यूमेंट्स में लाइबिलिटीज, सर जी हमने देने हैं पैसे लोगों के, वाकई देने हैं भाई। अब देखें मैनेजमेंट आपको ये कह रही है कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो आप बतौर ऑडिटर क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे कि वाकई एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। एक एक असर्शन बड़ी ज़रूरी है, एक को भी हम मिस नहीं कर सकते। बाकी सारा कुछ चेक कर लो जी, वो वैल्यू सही लिखी हुई है उसकी, वाकई मैनेजमेंट नहीं देने हैं, ये वो सारा कुछ कर ले, असल में एग्जिस्ट ही ना करती हो चीज़, तो की फ़ायदा होता? एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठ जाएगा उसकी। ठीक है, बात आई है समझ? नेक्स्ट पॉइंट, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से मुराद है कि भाईजान ये जो 3 चीज़ें हैं, एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इस पे कंपनी के ही राइट्स और कंपनी की ही ऑब्लिगेशंस हैं। ये किसी डायरेक्टर वगैरह का नहीं है, ये कंपनी से रिलेट करती हैं। अच्छा अब ज़रा आप लोग बताएं, ये क्या तीनों चीज़ों में कंपनी के राइट्स ही होंगे, हकूक ही होंगे इन तीनों चीज़ों पे, या इन तीनों चीज़ों पे ऑब्लिगेशंस ही होंगी कंपनी की, या ये तीनों चीज़ों पे राइट्स और ऑब्लिगेशंस दोनों ही होंगी कंपनी के? बताएं ज़रा सोच के, बताएं बताएं, सोचे सोचे। देखें राइट पॉजिटिव चीज़ है, हक होना। हक हमारा होता है हमारे एसेट पे, हमारी इक्विटी पे। इक्विटी अपना पैसा है, एसेट अपनी चीज़ें हैं सारी। हमारा हक है जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें। और हक कब आता है? अगर हमने खुद परचेज़ की हो या हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है, मतलब है ओनरशिप की बात हो रही है। आप इसको ना ब्रैकेट में लिख लें वर्ड ओनरशिप। क्या लिखना है? ओनरशिप, मिल्कियत। राइट्स
होते हैं एसेट और इक्विटी के ऊपर। मैनेजमेंट आपको ये कह रही है कि सर जी ये जितने भी एसेट जितनी भी इक्विटी लिखी हमारी जाती है, तो वेरीफाई तो करेंगे ना भाई, इसलिए तो असर्शन बड़ी ज़रूरी है। दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ ऑब्लिगेशंस, इसलिए उसने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इसलिए लिखा है कि ये दोनों राइट्स हैं, ये ऑब्लिगेशन है। भाईजान ये जो 50 करोड़ आ रहा है पे करने वाला करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी में, कंपनी ने ही पे करना है, किसी और ने नहीं पे करना। बड़ा ज़रूरी है देखना। हो सकता है कि भाई किसी डायरेक्टर ने पर्सनल को कर्जा लिया और लिखा कंपनी के खाते में हो, ठुक सारे शेयर होल्डर्स को जाए पैसे देने उसने अपने हो, तो ज़रूरी है ना कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस किसके हो, इसके। गाड़ियाँ अक्सर ऑडिट जब करते हैं प्रैक्टिकली अक्सर होता है गाड़ी है डायरेक्टर की, डायरेक्टर के नाम की, जब वो चेक करते हैं ऑनलाइन भी वैसे चेक हो जाता है ना वो जाके कि किसके नाम पे है ऑनरशिप एक्साइज डिपार्टमेंट से, तो वो जाके देखा है जी तो गाड़ी आ रही है जी मिस्टर मुनव्वर साहब के नाम पे। इधर कंपनी ने अपने एसेट में, भाई तो आधा केड़ा एसेट हो गया, आपको तो राइट ही नहीं है उसके ऊपर। क्या कंपनी बेच सकती है उस गाड़ी को? नहीं बेच सकती। जब बेचने जाएगी मुनव्वर साहब के नाम की ओनरशिप है, कंपनी कैसे बेच सकती है? आई ना बात समझ? तो इसका मतलब कि आपका राइट नहीं है उसके ऊपर, आप उसको इधर से निकालो, दिस इज मिस स्टेटमेंट। इस तरह लाइबिलिटीज़ में भी किसी और के पैसे जेब से दे जा रहे हैं, अपने नाम पे लिखा हुआ है कंपनी ने, तो गलत है। लेकिन इसलिए मैनेजमेंट आपको कह रही है कि भाईजान जो जो लिखा है राइट्स भी साढ़े ने ते लाइबिलिटीज़ भी साड़ी है। अब यहाँ पे आप देखें पहली दोनों टर्म्स जो हैं उधर नहीं यूज़ हो रही, एग्जिस्टेंस भी इधर हो रही है यूज़, आपकी जो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है ये भी इधर ही यूज़ हो रही है। अब आप ऑब्वियसली कह सकते हैं ना कि भाई उधर भी तो हो सकता है ना कि कंपनी के नाम के एक्सपेंसेस ना हो, कंपनी के नाम की इनकम ही ना हो, इसलिए वो चीज़ अकरेंस के अंदर कवर हो रही है। जब हम इनकी अकरेंस देखेंगे ना उसके अंदर हम क्या देखेंगे, एक तो ये देखेंगे कि क्या वाकई ये चीज़ें हुई भी हैं इस साल में, और सेकेंडली हम क्या देखेंगे कि क्या वाकई ये चीज़ें कंपनी के नाम पे ही हुई हैं, इनकम या एक्सपेंसेस उसमें लिखा हो ना रिलेट टू एंटिटी। तो इसलिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो हैं इधर वो वहाँ पे टेस्ट हो जाते हैं, इसके लिए अलग से, क्योंकि ये बड़ी मेन चीज़ है, तगड़ी तगड़ी चीज़ें हैं, तो इसलिए उन्होंने अलग से कह दिया। अच्छा नीचे आ रहे हैं भाई एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, ये तीनों टर्म्स को उसने इकट्ठा करके बयान कर दिया है भाई। बल्कि बीच में कंप्लीटनेस भी आई थी, कंप्लीटनेस इस तरह उधर थी उसी तरह इधर है। उधर भी हमने क्या कहा था, कोई अनरिकॉर्डेड इनकम, कोई अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, कोई अनरिकॉर्डेड रिलेटेड डिस्क्लोजर नहीं बचा, सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। इधर भी वो कह रहा है कि भाई कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड इक्विटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं बची, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। तो ये क्या है, कंप्लीटनेस दर्शन। कंप्लीटनेस मतलब उधर भी है इधर भी है, ठीक है। देन आ गई एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, बड़ी ही ज़रूरी है, ठीक है जी बड़ी ज़रूरी है। वो आपको ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाईजान ये जो हमारी एसेट हैं, एक्विटी है, लाइबिलिटीज़ है, तो एक्यूरेसी की अगर बात की जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AFRF जिस तरह इनकी अकाउंटिंग कहता उसी तरह ही हमने इनकी अकाउंटिंग की हुई है, बिल्कुल ठीक तरह। कॉस्ट पे कहता है कॉस्ट पे की है, फेयर वैल्यू पे कहता है फेयर वैल्यू पे की हुई है। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में चले जाएं, अगर पढ़ा हुआ है उसमें आता है फेयर वैल्यू थ्रू PNL है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, अमोर्टाइज कॉस्ट है। वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है वो होते क्या हैं, क्योंकि वो इधर रेलिवेंट नहीं है ऑडिट में। उसके मुताबिक हमने बिल्कुल सही की। दूसरी आ गई वैल्यूएशन। वैल्यूएशन से मुराद है कि जो इनकी वैल्यू लिखी हुई है ना, जो इनकी अमाउंट्स लिखी हुई हैं, फिगर्स लिखी हुई हैं, वो भी बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। ये मैनेजमेंट आपको बता रही है तो हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर स्टैंडर्ड अलाउ ही नहीं करता किसी स्पेसिफिक आइटम को फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर करना, तो आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते भाई, ठीक है। जैसे अगर रेलेवेंट बात आपको कहूँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स IFRS 9, उसके अंदर जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो आपने बैंक से कर्जा लिया हो इंस्टॉलमेंट्स में वापस करना है, उसको आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फेयर वैल्यू से मुराद क्या है कि कर्जा लिया 10 लाख का था, इस वक्त मार्केट में वो कितने का, तो वो इररिलेवेंट सी बात है, आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते उसको। बल्कि आपने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होती है कि वो इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके उसमें से पेमेंट लेस कर करके इस तरह रिकॉर्ड करना होता है। अब अगर आपने कोई बहुत ही बोंगापन मारा है और आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया फेयर वैल्यू पे, तो गलत है भाई, वैल्यूएशन ही गलत है, एक्यूरेसी भी गलत होगी, वैल्यू भी आपने गलत निकाल ली। आइए बात समझ। स्टॉक पे अगर बात की जाए एसेट्स के अंदर ही आता है ना करंट एसेट, उसमें स्टॉक आ जाता है। स्टॉक की IAS 2 है, पढ़ा हुआ है ना, बचपन में शायद पढ़ लिया था आप लोगों ने इंट्रो या R1 वगैरह में। IAS 2 इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है। वो ये क्या कहता है, वो कहता है जी इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ इन दोनों में से जो लोअर होगा, कॉस्ट और NRV,
कॉस्ट या एनआरवी में से जो चीज़ कम है ना उसके ऊपर भाई रिकॉर्ड करो। किसको? इन्वेंट्री को। ये आपको कौन कह रहा है? IAS 2 कह रहा है। एनआरवी से मुराद पता ही होगा, थोड़ा बता तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब है कि कॉस्ट को फारिग करो, असल में ये चीज़ कितने की बिकनी है मार्केट में। ये आमतौर पर जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनकी एनआरवी बहुत कम हो जाती है, इवन कॉस्ट से कम हो जाती है। ली चीज़ 10 लाख की थी, एक्सपायर हो गई है या नियर टू एक्सपायरी है। ली 10 लाख की थी, वैसे आमतौर पर 12-15 लाख की बेचते हैं, अभी कोई 8 लाख में ख़रीदने को तैयार नहीं है। व्हीकल थी, एसेट है ना व्हीकल भी, व्हीकल थी वो भाई आपने ली थी 50 लाख रुपए की, एक्सीडेंट हुआ, ठुक गई कहीं अच्छी खासी, 30 लाख की कोई ख़रीदने को तैयार नहीं हो रहा। ठीक है, उसका भी अगर मतलब आपकी इन्वेंट्री में अगर व्हीकल भी, तो इन्वेंट्री में आमतौर पर स्टॉक है आपका, तो भाई स्टॉक के अंदर अगर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो आप किसकी वायलेशन कर रहे हो? आप IAS 2 की वायलेशन कर रहे हो। इसका मतलब है कि अगर आपकी चीज़ आनी कॉस्ट पे चाहिए थी, कॉस्ट लोअर थी, आपने एनआरवी पे रिकॉर्ड कर दी, ये भी गलत है। ठीक है, मतलब है कि आपने कहा स्टॉक को बढ़ाने के लिए ऐसे करते हैं, लिया तो 100 का था, मार्केट में तो यार ये 200 रुपये का बिक रहा है, 200 पे ना रिकॉर्ड कर दूँ, एसेट भी बढ़ जाएगा, पॉजिटिव ज़रा लगेगा। तो स्टैंडर्ड कहता है ना सुने, लोअर ऑफ, दोनों में से जो कम है उस पर करना है। या एनआरवी कम हो गई है, कॉस्ट ज़्यादा हो गई, अभी तक आप ढीट हो गए, कॉस्ट पे लगे हुए हैं, तो वो भी आपने क्या किया? वैल्यूएशन, उसकी जो वैल्यू है चीज़ की वो गलत निकाली हुई है। तो वैल्यूएशन से फिर मुराद क्या हो गया कि भाई मैनेजमेंट ये कह रही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो ट्रीटमेंट उसका बनता है, जो वैल्यू उसकी निकलती है, हमने उसी के मुताबिक एसेट इक्विटी लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया हुआ है। ये मैनेजमेंट आपको कहे तो हम चेक कर लेंगे। जैसे ये स्टॉक की एनआरवी टेस्टिंग करते हैं हम आमतौर पे, ये तो लाजमी ही करते हैं। ठीक है, स्पेशली जो मतलब कि जिनका स्टॉक ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो स्टॉक, उनकी लाजमी सैंपल बेसिस पे एनआरवी टेस्टिंग करते हैं कि ये चीज़ पर इसकी कॉस्ट कितनी थी, इसकी एनआरवी कितनी, हर चीज़ की आगे आती है और प्लस माइनस करके पता लग जाता है एनआरवी ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है। उसकी बेस पर फिर देख लिया जाता है कि इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, कॉस्ट पे किया हुआ है, एनआरवी पे रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर एनआरवी कम है तो भाई एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 10 करोड़ का स्टॉक लिखा हुआ, जब उसकी एनआरवी निकाली टोटल की तो निकली 7 करोड़ पे, हम फॉरन मैनेजमेंट के पास जाएंगे, कहेंगे भाई 3 करोड़ की क्या है, मिस स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज योर वैल्यूएशन इज नॉट करेक्ट, योर असर्शन ऑफ वैल्यूएशन इज नॉट करेक्ट एज पर IAS 2। IAS 2 आपको कहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर लिखें, आपने कॉस्ट पे लिखी हुई है, जबकि एनआरवी 7 करोड़ की, 3 करोड़ की एडजस्टिंग एंट्री पास करो, मिस स्टेटमेंट को दूर करो, वरना लेट्स से कि मटेरियल है सही है, अगर वो मटेरियल हो आपके लिए, तो वरना इसके ऊपर क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यूएशन की असर्शन की बेस पे क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। बाकी सब कुछ सही है, एग्जिस्ट भी कर रही है, हाँ हमने देख लिया है, पढ़ी हुई है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी आपके यहाँ कंप्लीटनेस सारा कुछ है, लेकिन वैल्यूएशन का मसला निकल आया। इसका मतलब है कि इनमें से अगर एक चीज़ का भी मसला निकल आए, वो मटेरियल हो, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहलाती है वो। हमने ये नहीं देखना होता कि सारी चीज़ें ख़राब होंगी तो ही है, सारी चीज़ें ठीक होंगी फिर ही वो ठीक है, नहीं, एक भी चीज़ का मसला निकल आया तो मामला ख़राब हो जाएगा। नीचे क्लासिफिकेशन, वही बात आ गई जो हमने एग्जांपल भी ली थी। क्लासिफिकेशन यही है कि भाई रेलेवेंट जगह पे उसको लिखा हो, और प्रेजेंटेशन भी आपकी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपने उसको प्रेजेंट किया हो। ओके जी, बात आ गई समझ? काफ़ी ज़ोर लगाने वाला आज का लेक्चर था, ठीक है, लेकिन प्लीज़ समझ आपको आ जानी चाहिए। कोई भी सवाल है तो आपने लाजमी पूछना है, क्योंकि अभी आप, मैं बीच में आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे वेरीफाई कैसे किस तरह करना है और ये एविडेंस कैसे लेना है, ये भाई बहुत ज़रूरी है। दूसरी अप्रोच रट्टे वाली है, वो कितने के रट्टे मार लोगे यार, कोई और पेपर कोई नहीं देने, रट्टे मार मार के वो पकड़ा लेते हैं 10-12 पेजेस, बैठे बैठे करी जाओ कि एसेट्स को कैसे वेरीफाई करना है, PP को कैसे करना है। वो देने को तो बने बनाई चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं भी दे दूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। बाहर कोई बंदा कोई नया हेड पूछ लेगा जो नहीं पढ़ा हुआ, उसे हाथ पाँव फुल गए और शर्मिंदगी अपनी जगह पे, खैर शर्म तो की आनी है। तो इसलिए ज़रूरी है अप्रोच को समझना है, एजर्शंस का पता होना ज़रूरी है। अच्छा ऑडिटर क्या करता है, सिर्फ उस चीज़ को हाथ डालता है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो, जहाँ पे ऑडिट रिस्क हो। जहाँ पे रिस्क ही नहीं यार, क्यों टाइम वेस्ट करना है, पहले टाइम नहीं आएगा साढ़े को, रीजनेबल एश्योरेंस देनी है, फारिग कराओ छोटी मोटी चीज़ों को। जहाँ पे रिस्क ही नहीं है, जो बिल्कुल चीज़ें ठीक है उनको क्यों हमने देखना है, हमने तो अपनी असेसमेंट, इसलिए रिस्क असेसमेंट बड़ी पहले ज़रूरी है। ये ना हो कि रिस्क असेसमेंट ही गलत हुई पड़ी है, हमने ऐसी चीज़ों को रिस्क ही समझ लिया जहाँ पे रिस्क है ही नहीं, ठीक है। और जो हमें बड़ा बड़ा रिस्क था, उधर से कई बार क्लाइंट भी हरकतें करता है कि कुछ गलतियां जानबूझ के छोड़ता है ताकि आप उनको देखकर ही खुश हो रहे हैं। नए नए ऑडिटर बनते हैं ना, जूनियर्स जो,
वो क्या करते हैं जी, ओए होए इतना बड़ा मसला निकल आया, जो कि बाद में उसने क्लाइंट ने सही भी कर देना है, उसने खुद जानबूझ के छोड़े होते हैं, आप उसी खुशी में बाकी चीज़ें इग्नोर कर देते हो। इस तरह का नहीं करना। रिस्क असेसमेंट बेइंतहा ज़रूरी है। पहले वो देखेंगे असल में कौन कौन से एरियाज़ रिस्की हैं, अंडरस्टैंडिंग। वो 4 प्रोसीजर जो हमने कल पढ़े थे, इंक्वायरी करें, मैनेजमेंट से पूछें, 2 4 गवर्नेंस से पूछें, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे चीज़ें पूछें रेलेवेंट एरिया की, हर किसी को कोई ना कोई एरिया अलॉट किया होगा वो देखें, ऑब्ज़र्व करें, खुद चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, इंस्पेक्शन करें चीज़ों की, एनालिटिकली सोचें, रेशो एनालिसिस करें। रिस्क इंशाल्लाह आपको निकल आएंगे कहाँ कहाँ पे रिस्क निकल आए। अब देखें कि रिस्क कौन कौन सी एजर्शन के अंदर हैं, ठीक है, कौन कौन सी एजर्शन का रिस्क है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी है वो ट्रैक्टर सेल करती है, अब ट्रैक्टर्स की इन्वेंट्री तो होगी, वो उसके लिए इन्वेंट्री होगा ना, उसके लिए पीपी नहीं होगा, ये तो पता है ना। पीपी तो होता है ना फिक्स एसेट, जो आपको काम करके बेनिफिट देते हैं। स्टॉक तो आपका इन्वेंट्री है, IS2। अब आपने कहा यार और देखा कि जी साल में तकरीबन 50-60 ट्रैक्टर्स बनते हैं, इसमें से कुछ बिकते हैं, 7-8 बच जाते हैं। अब ट्रैक्टर्स की एग्जिस्टेंस के अंदर कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को भी पता है 7 है कि नहीं, इतना नज़र मार के गिन लेने। एग्जिस्टेंस इसी तरह वेरीफाई होगी ना, स्टॉक टेक करके, ठीक है, कि देख लिया चलो जी सही है पूरे ने। यही अगर कोई दूसरी ऐसी चीज़ होती जो हज़ारों की तादाद में, उसकी एग्जिस्टेंस का मसला है, उधर रिस्क है। यार हज़ारों हैं, उन्हें भी पता होगा मैंने कौन सी सारी काउंट करनी है, हो सकता है कुछ मिसिंग भी हों। बात आ रही है समझ। इसलिए हर जगह पे एक ही तरह के रिस्क नहीं होते। पहले तो आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी एजर्शन है उसके अंदर, उसको देखना है, फिर उस एजर्शन को आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। वो प्रोसीजर्स हम आगे पढ़ेंगे। तो भाईजान ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। नीचे जो एग्जाम्पल है ये आपने खुद पढ़नी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी, कन्फ्यूजन इसके अंदर होनी चाहिए। अगर तो आप दिल से पढ़ोगे, तरीके से पढ़ोगे, तो आपने कन्फ्यूजन मेरे साथ शेयर करनी। उसने कहा अपना अकाउंटिंग नॉलेज अपना इस्तेमाल करते हुए, ऑडिट का नॉलेज नहीं कह रहा, काउंटिंग अलग है, उसी बोर पड़ी है। काउंटिंग नॉलेज इस्तेमाल करके अप्लाई द अप्रोप्रिएट एजर्शंस टू द ऑडिट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। अगर सेल्स ऑफ गुड्स की सेल हो रही है, रेवेन्यू है बेसिकली, रेवेन्यू के ऊपर कहता है एजर्शंस अप्लाई करें, तो फ़ौरन दिमाग किधर चले जाना चाहिए। रेवेन्यू होता है क्लासेस ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस के अंदर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू की फिर एजर्शन कौन सी होगी, वही 6 एजर्शन। उसमें से जो अप्रोप्रिएट हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखना वो 6 की 6 लिख दो, लेकिन आगे एक्सप्लेन भी करना है ना कि क्या मुराद ले रहे हैं आप उससे। तो अभी हमने डिस्कस भी किए वैसे 1 बाय 1, 6 की 6 लिखो, आगे एक्सप्लेन करो कि क्या मुराद ले रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कहना चाह रही है। अच्छा, एजर्शन के अंदर आपने ये वो नहीं ये कह रहा कि भाईजान आप मतलब ये बताओ कि आप इसको कैसे देखोगे, वेरीफाई नहीं करवा रहा। एजर्शन से मुराद क्या होता है, मैनेजमेंट बता रही है कि ये है, आपने मैनेजमेंट बन के बतानी है आप बातें। बात आई है समझ। आपसे ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं पूछ रहा, ये नहीं गलती करनी कि अच्छा हम ये देखेंगे, और देखने वाली तो गाली नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर कौन सी एजर्शंस मौजूद हैं, तो आपने बताना है उनको कि इसके अंदर अक्रेंस की एजर्शन मौजूद है। मतलब है कि तमाम चीज़ें जो हैं, वो जो सेल्स हुई हैं, सेल्स की सिर्फ बात हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस की ओवरऑल बात नहीं हो रही। तमाम सेल्स जो हैं वो अक्कर हुई हैं, ड्यूरिंग द पीरियड हुई हैं, अक्कर वो एंटिटी के नाम पे हुई हैं। इस तरह आपने उसको एक्सप्लेन करना है, प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म करने हैं, बताना नहीं है कि हम कैसे देखेंगे। तो ये भाई 6 की 6 एजर्शंस को आप देख सकते हैं। उसने देख लें ट्यूटोरियल नोट में नीचे लिखा हुआ, द अदर एजर्शंस रिलेटेड टू एसेट लायबिलिटी आर नॉट रेलिवेंट। क्यों नहीं रेलिवेंट, उन्हें पूछे सेल है भाई, तो सेल तो होती उधर है। अगर वो स्टॉक का पूछता तो फिर वो वाली इररेलेवेंट थी, इधर वाली बतानी पड़नी थी 6 की 6। इक्विटी का पूछता इधर क्यों नहीं थी, कैश का पूछता इधर क्यों नहीं थी, सही है ना। तो ये सिस्टम है। ओके, चलें जी। मटीरियलिटी थोड़ा सा कर लें स्टार्ट फिर, या कल देख लें। चले, वैसे तो आज के उसमें था, कल इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेक्चर था, प्लीज़ इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना है, इसकी समझ नहीं आएगी तो आगे नहीं हम चल सकते, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। मटीरियलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, हाईली इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, आइज़ा 320 बुनियाद है। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी बुनियाद है, क्योंकि वो भी मटीरियलिटी की बेस पे बनती हैं, और ऑडिट की भी बुनियाद है, ठीक है, क्योंकि ऑडिट भी सारा मटीरियलिटी और रिस्क की बेस पे होता है। तो इनका आपस में कनेक्शन क्या है और ये किस तरह चलते हैं, कल की एपिसोड में मिलेगा आपको। टिल देन टेक केयर।